अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास उसी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का टॉपिक चल रहा है, ब्लैक बॉडी चल रहा है टॉपिक, उसी की कंटिन्यूशन में लास्ट आज हमारा लेक्चर है वो है प्लांक्स लॉ एंड कांसेप्ट ऑफ फोटॉन। इसमें यह है कि हमारे पास क्लासिकल जो फिजिक्स थी वो फेल हो गई आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो मिट हो रही थी उनको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो मिट होती थी ब्लैक बॉडी से क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था उसको, लेकिन बाद में जब देखा गया तो स्पेक्ट्रोग्राफ पे तो उसका जो स्पेक्ट्रम था वो कंटीन्यूअस नहीं था, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था। तो कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि लेट्स सपोज आप ये समझें कि ये एक एटम है, उसको हमने ये दिया किया कि टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वो एटम ने ऊपर नीचे ऑसिलेट किया। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो जो रेडिएशन एमिट हुई हैं उनकी जो एनर्जी है वो उनके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता गया और एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिल गया, जो कि बाद में देखा गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। फिर प्लांक्स ने ये काम किया कि उसने कहा कि ऐसा होता है कि यही जो आपके पास एटम है जब इसको एक्साइट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो होता ये है कि ये जो एटम है ये कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो एमिट नहीं करता। ये करता क्या है कि आपके पास डिस्क्रीट पैटर्न पे स्पेसिफिक लेवल पे जाता है तो जो एनर्जी का फोटॉन है वो एमिट करता है, अदरवाइज कंटिन्यूस मैनर से नहीं करता। दैट मीन यहाँ से यहाँ पे अगर ये हुआ है एक्साइट तो एनर्जी एमिट करेगा, फिर आगे आके यहाँ करेगा, कंटिन्यूसली नहीं करेगा। उसने ये कहा साथ कि वो जो आपके पास लाइट के पैकेट सबमिट होते हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स होती है। अगर आप इसको समझना चाहें तो पार्ट 1 में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में जाते हुए आपने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है जो 1913 में पेश किया गया था। उसमें वो ये कहता है कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाता है, जब हायर लेवल से वापस लोअर में आता है तो जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी और वो कितनी अब्जॉर्ब करता है, जितना उन ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी वो वापस एमिट करके वापस आएगा। अब वो जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, वो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल होती है और वो हमेशा फिक्स होती है, और वो फिक्स एनर्जी के साथ ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी एनर्जी एमिट कर सकता है डिस्क्रीट पैटर्न में, ना कि कंटीन्यूअस पैटर्न में। ये तो था हमारे पास प्लांक्स का लॉ। वो ये कहता है कि जब आपके पास फोटॉन एनर्जी एमिट होती है लाइट की फॉर्म में वो आपके पास क्वांटाइज शक्ल में और डिस्क्रीट पैटर्न में होती है, कंटीन्यूअस पैटर्न में नहीं होती। ये जो हमारे पास एनर्जी एमिट होती है प्लांक्स के अकॉर्डिंग वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा बार वो एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, उतनी ही एनर्जी ज्यादा एमिट होगी। E=hf। आपके पास क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो एनर्जी जो एमिट होती है लाइट की फॉर्म में एटम से वो इस कंटीन्यूअस पैटर्न में होनी चाहिए, लेकिन प्लांक्स ने कहा था कि नहीं, वो डिस्क्रीट पैटर्न की फॉर्म में होनी चाहिए। और इन डिस्क्रीट पैटर्न को, ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ लाइट हैं, ये एक तरह से देखें तो आपके पास पार्टिकल बन रहे हैं, वो एक वेव बन रही है और ये क्या बन रहे हैं, पार्टिकल बन रहे हैं। इन पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया था, क्वांटा का। बाद में आइंस्टाइन ने इसी क्वांटा को नाम दिया था फोटॉन का। अब ये हमारे पास एज हमने इंट्रोड्यूस करवाया कांस्टेंट, ये प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड है और ये यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का भी। ये एनुअल पेपर में भी कई बार आ चुका है और ये हमारे पास एनुअल पेपर में भी कई दफा आ चुका है और इंट्री टेस्ट में भी 2-4 दफा आ चुका है कि जो हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। और समटाइम ये पूछ लिया जाता है कि प्लांक्स कांस्टेंट है द सेम यूनिट एज एंगुलर मोमेंटम। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ऑब्जेक्टिव जो है इसका यूनिट जो है वो मेमोराइज कर लेना चाहिए। E=hf। ये एक सिंगल फोटॉन की लोकेशन थी हमारे पास कि जो एक फोटॉन एमिट होता है, एक क्वांटा एमिट होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, hf। अगर हमारे पास एक बीम ऑफ फोटॉन्स है और उस बीम ऑफ फोटॉन में n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है, n, तो यही फार्मूला बन जाएगा। एक के लिए 1hf था तो n के लिए क्या हो जाएगा, nhf हो जाएगा। अब आपके पास f की जगह आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो होता है V क्या होता है, एफ लैम्डा, और लाइट के लिए बन जाता है C एफ लैम्डा। तो यहाँ से f निकालें तो मेरे पास C और क्या आ जाता है,
लैम्डा। तो हमारे पास आप ये कर सकते हैं कि एफ की जगह सी और लैम्डा पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास एन एच उसी तरह आ गया, एफ की जगह क्या पुट कर दिया, सी ओवर लैम्डा। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन किया है या ये कंक्लूजन ड्रा किया है कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन अगर आपके पास रेड लाइट के कुछ सैकड़ों फुटान भी हों और ब्लू लाइट का एक फुटान हो, तो तब भी आपके पास ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, रेड लाइट की एनर्जी कम होगी। ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं, क्वेश्चन में आता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 19 के 27 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, उनमें ये 2-3 सवालों में घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आपका वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम। अगर आपके पास वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो हमारे पास ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और रेड लाइट की आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होगी तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेड लाइट के सैकड़ों फुटान भी ब्लू लाइट के एक लाइट के बराबर भी एनर्जी नहीं दे सकते। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक शेर जो होता है वो 100 भेड़ों पे भी भारी होता है। चाहे भेड़ों की तादाद 100 होती है, तादाद में वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शेर एक भी उन पे भारी होता है। तो इसी तरह ही समझ लेना चाहिए कि जो आपके पास एनर्जी है वो आपके पास फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है और वेवलेंथ के इनवर्सली होती है। जिस चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी डेफिनेटली कम होगी। अब आपके पास ये है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि नंबर ऑफ फोटॉन कितने हैं, इस चीज से है कि वो जो एक नंबर ऑफ फोटॉन इमिट हुआ है उसके पास कितनी एनर्जी वो अचीव कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है और उसकी वेवलेंथ कितनी कम है। मैंने आपको वो अच्छी मिसाल दी है भेड़ और शेर वाले। अब आपके पास जो फोटॉन है उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली है, वो आपके पास आ गई है एच सी और लैम्डा सिंगल फोटॉन के लिए। एन फोटॉन के लिए एन एच सी और लैम्डा थी, सिंगल फोटॉन के लिए क्या है हमारे पास एच सी और लैम्डा है। अब आप ये भी जानते हैं कि E इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है, या आप कह लें E इक्वल टू फिर क्या हो जाता है एम सी स्क्वायर भी होता है। अब आपके पास ये हुआ कि इस C को तोड़ के आप दो दफा लिख सकते हैं, आप एम सी डॉट एम सी लिख सकते हैं। आपके पास P इज इक्वल टू एम वी होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है एम वी, तो V की जगह आप स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या पुट कर सकते हैं C, तो आपके पास P इज इक्वल टू एम वी या आप कह सकते हैं ये एम सी के इक्वल है। तो आपने ऐसा किया कि इस एम सी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, P पुट कर दिया। जब आपने इस एम सी की जगह P पुट किया तो मेरे पास क्या हुआ कि एम सी की जगह मेरे पास P आ गया और साथ क्या आ गया C, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई E इज इक्वल टू पी सी। अब पी सी इज इक्वल टू हमारे पास फर्दर मोर हमने ये किया कि P की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास P इज इक्वल टू आ गया एच सी ओवर P। हमारे पास एनर्जी की दो इक्वेशन हमने देखी है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास E इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा, दूसरी इक्वेशन है E इज इक्वल टू पी सी। अगर दोनों को इक्विलाइज करें तो हमारे पास क्या होगा कि ये एच सी और लैम्डा और पी सी को इक्विलाइज करें तो पी सी मैंने इधर रख दिया और एच सी और लैम्डा उस साइड पे रख दिया। अगर आप यहाँ से देखें तो सी से सी क्या हो गया कैंसल, तो बाकी मेरे पास क्या बचा P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। क्योंकि जो चीज मोमेंटम रखती है डेफिनेटली वो पार्टिकल भी होती है, तो लाइट की वेव नेचर भी होती है और एज वेल एज क्या होती है पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आपके पास जो चीज भी मोमेंटम डिलीवर करती है किसी चीज से टकरा के, जिस चीज का जो चीज भी मोमेंटम एग्जिस्ट करती है मोमेंटम डिलीवर करती है कोलाइजन के बाद, वो चीज आपके पास मोमेंटम रखती है। तो मोमेंटम जो चीज रखती है वो डेफिनेटली क्या होती है पार्टिकल होती है। अब आपके पास ये जो मोमेंटम है इसमें अगर आप गौर करें तो P इज इक्वल टू एच और लैम्डा, एच कांस्टेंट है तो मेरा जो मोमेंटम है वो लैम्डा के इनवर्सली होगा। जब वो मेरा मोमेंटम लैम्डा के इनवर्सली होगा तो जिस चीज की वेवलेंथ कम होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और जिस चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका मोमेंटम क्या होगा कम होगा। अब मोमेंटम की बुनियाद पे आप लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि वो कितना मोमेंटम डिलीवर करता है। डेफिनेटली जिस चीज की वेवलेंथ बहुत कम होगी वो आसानी से डिटेक्टेबल होगा, और जिस चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो मुश्किल, उसको डिटेक्ट करना क्या होगा बहुत मुश्किल होगा।
हो सकता है कोई चीज हो, कोई मेरे पास वेव हो, उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा हो कि उसके सैकड़ों बल्कि हजारों जो हमारे पास सिग्नल हैं और जो क्वांटा हैं वो हम डिटेक्ट ना कर सकें, और दूसरी ऐसी कुछ लाइट हो या ऐसा हमारे पास सिग्नल हो जिसका एक फोटॉन भी इतनी एनर्जी रखता हो, इतनी शॉर्टर वेवलेंथ हो कि उसको हम क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि डिटेक्ट करने का एक ही तरीका होता है कि मोमेंटम कितना वो डिलीवर करता है। तो मोमेंटम आपके पास लैम्डा के इनवर्सली है, तो यहाँ से ही हम जज कर सकते हैं कि जिस चीज का मोमेंटम कम होगा, जिस वेवलेंथ का मोमेंटम कम होगा उसको डिटेक्ट करना इजी होगा। लाइट विद शॉर्टर वेवलेंथ इज मोर डिटेक्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ऐसी लाइट जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो आसानी से डिटेक्टेबल होगी एज कंपेयर टू उस लाइट के जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी। अब मैंने एक एग्जांपल दी है रेडियो वेव की, आपकी बुक ने ये एग्जांपल दी है। हमारे पास जो रेडियो वेव होती हैं उनका मामला ये होता है कि वो उनका एक जो फोटॉन है हमारे पास वो 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ रखता है। क्योंकि आपको पता है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जब रेडियो वेवलेंथ की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो हमारे पास उनकी एनर्जी और उनका मोमेंटम क्या होगा, कम से कम होगा। इसलिए उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मिलियन ऑफ सिग्नल्स भी हों तो हम उसको डिटेक्ट बामुश्किल कर सकते हैं। मिलियन ऑफ सिग्नल्स की वेव बनाएं तो तब जाकर कहीं मुमकिन है कि हम डिटेक्ट कर सकें, अदरवाइज तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसकी वेव को हम डिटेक्ट कर सकें, एज ए पार्टिकल देख सकें। आगे ये है कि अगर हमारे पास गैमा रेज हो तो गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जब गैमा रेज की वेवलेंथ कम होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। जब उसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसका सिर्फ एक सिग्नल कितनी एनर्जी रखता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बुक में 2 ऑब्जेक्टिव दी हुई हैं। तो रेडियो वेव की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक सिग्नल की, और गैमा रेज की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आप एक सिग्नल भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस रेडियो वेव के हजारों सिग्नल भी आप मिला के, सैकड़ों सिग्नल भी मिला के डिटेक्ट नहीं कर सकते। वही बात पेड़ और बकरियों वाली इधर भी सादर आती है। आगे मैंने विजिबल जो हमारे पास पैटर्न है उसके कलर लिख दिए हैं। आपके पास वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इनकी वेवलेंथ याद करने का आसान तरीका है। पहली बात तो ये है कि ये मैंने नैनोमीटर में यूनिट में ये लिखी है। याद करने का तरीका है कि इसकी रेंज होती है 400 से 700। तो इसका 400 में 50 का डिफरेंस डाल के आप लिख दें, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमने अभी फार्मूला देखा है कि E = hc/λ होता है। अगर मैं ये वायोलेट कलर के लिए निकालना चाहूं, सबसे पहले वायोलेट कलर के लिए निकालना चाहूं तो H की जगह 6.63 × 10⁻34, C की जगह 3 × 10⁸8 और लैम्डा की जगह 400 × 10⁻9 जॉउल में ये एनर्जी आ जाएगी। अब ये हुआ कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो इसके लिए मैंने एक आपको शॉर्टकट बना के दिया है, और वो शॉर्टकट ये है कि E = 1240/λ। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, आपको लैम्डा नैनोमीटर में दिया गया होगा, आपने उसको यूज नैनोमीटर में नहीं करना, सिर्फ वैल्यू उठा के इस्तेमाल करनी है। 400 10⁻9 नहीं यूज करना। फिर जब मैंने ये शॉर्टकट बनाई है तो मैंने इस शॉर्टकट के अंदर वो जो 10⁻9 है उसको कंपनसेट कर दिया है, उसको हल करके लिख दिया है। तो आपने 1240 और लैम्डा की जगह सिर्फ क्या लिख देना है, वायोलेट कलर के लिए 400 आपने बेटा लिख देना है। जब आप 400 लिख देंगे तो आपके पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वायोलेट के लिए आ जाएगा। अगर आप यही रेड के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो 1240 ओवर में क्या आ जाएगा, 700। तो आपको 10⁻9 दिएगी वेवलेंथ नैनोमीटर में ही होगी, लेकिन वो मैंने हल कर दिया है उसको इसके अंदर। तो आपने सिर्फ उठा के उसकी वैल्यू लिखते नहीं, तो आपको आसानी हो 10⁻9 भी सॉल्व ना करनी पड़े, तो ये आपके पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये जो बेटा मैंने रेड के साथ नीचे वाला हिस्सा लिखा है, जो इस बॉक्स के बाद लिखा है, ये इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। तो इसको इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नई चीज आ सकती है, इसका अहम नहीं है। इसके फार्मूले अहम है, आपको निकालना फिर भी आना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। अपनी बुक पे साइड पे इसको दर्ज कर लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।